Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the first lecture of chapter 2 that is New Kings and Kingdoms. तो आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जो 7वीं कक्षा का द्वितीय चैप्टर है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसका मतलब है जो नए नए राजा आए, जो नए नए राज्य बने, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है, पिछले चैप्टर के लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप चैप्टर फर्स्ट के 7 लेक्चर्स है तो 7 को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से आप पीडीएफ्स को ले सकते हैं। तो मेनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी, यानी कि 7वीं शताब्दी के बाद, यानी 7वीं शताब्दी यानी कि 7वीं शताब्दी कौन सा है तो होता है तो 600 से लेकर के 699 तक वो 7वीं शताब्दी होता है। उसके बाद 8वीं शताब्दी आएगा यानी कि 700 से लेकर के 799 तक। तो इस पीरियड के बाद जो है काफ़ी नए नए डायनेस्टीज इमर्ज करने लगे, नए नए जो है राजा आने लगे, साम्राज्य बनने लगे। मैप 1 में दिखाया गया है कुछ मेजर रूलिंग डायनेस्टीज को इस सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप के डिफरेंट पार्ट्स में जो नए नए डायनेस्टीज उभरे, ठीक है, बिटवीन 7th एंड 12th सेंचुरी, 7 से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में जितने भी नए नए डायनेस्टीज उभरे उनको मैप में दिखाया गया है। अब हम लोग कुछ को देखेंगे, जैसे नीचे से शुरू करते हैं। तो पांड्याज थे, चेराज, चोलाज, उसके बाद राष्ट्रकूताज, इधर ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी, यानी कि इनको वेंगी का चालुक्य भी बोला जाता है। उसके बाद आपको पालाज थे, परामर्श थे, परमराज भी बोला जाता है इनको, सॉरी छोड़िए इसको, आप प्रोनाउंस कर लेना, कभी कभी टंग फंसता है। गुर्जर प्रतिहार थे, चंडेल्स थे, चहामंस थे, ठीक है, इनको चौहान्स भी बोला जाता है। तो ये सब कुछ नए नए किंगडम्स थे जो इमर्ज करने लगे 7th से 12th सेंचुरी के बीच में आए और चले भी गए बाद में। तो अब हम लोगों का आज का टॉपिक है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। By the 7th century, there were big landlords और warrior chiefs in different regions of the subcontinent। तो हुआ ये कि 7वीं शताब्दी के बाद न नए नए राजा आए, हम लोग अभी देखे। तो इससे पहले क्या था कि सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में, इन सब किंगडम्स में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ हुआ करते थे। ये एक तरह से राजा के अंडर में रहते थे। लैंडलॉर्ड्स यानी कि बहुत बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वॉरियर चीफ यानी कि जो राजा को मदद करते थे एक तरह से युद्ध में, बड़े बड़े योद्धा होते थे। युद्ध में जब राजा को जरूरत पड़ता था तो वो उनको मदद करते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नोलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंत्स। तो पहले जो राजा थे, यानी कि 7वीं शताब्दी से पहले की बात हो रही है अभी, तो वे जो राजा थे इनको सामंत मानते थे अपना, यानी कि इनको अपना सबऑर्डिनेट मानते थे, अपने से नीचे रखते थे। और जो भी इनको ज़रूरत होता था ये लोग टैक्स वगैरह कलेक्ट करके राजा को देते थे, और राजा को जब भी इनका ज़रूरत पड़ता था राजा इनसे हेल्प लेता था। एक तरह से छोटा राजा थे ये, ठीक है। अभी जैसे पीएम होता है, पीएम के अंडर में सीएम होते हैं ना बहुत सारे, तो वैसे ही उस टाइम राजा को आप पीएम समझ लीजिए, और ये सब क्या थे, उनके सीएम थे जो उनको हेल्प करते थे उनके साम्राज्य को चलाने में। दे वेयर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड। इनसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता था, तो इनका मतलब क्या क्या काम होता था इन सामंत का, ये जो लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ्स होते थे, तो इनका काम होता था राजा के लिए, राजा को खुश करने के लिए खूब गिफ्ट लाना, जब भी राजा से मिलने जाना, उसके कोर्ट में हमेशा बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स, उनके कोर्ट में प्रेजेंट रहना, एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट, उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना, यानी कि राजा जब कभी भी किसी दूसरे राज्य पे अटैक करेगा या उसी राजा के राज्य पे किसी दूसरे राजा ने अटैक कर दिया तो उसको सेना का जरूरत होता था। यही सामंत लोग जो है सेना प्रोवाइड करते थे। अब होता ये था, ये जो जमींदार जो वॉरियर चीफ होते थे ये अपना छोटा सेना बना के रखते थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे वॉरियर चीफ थे, तो जब राजा को जरूरत पड़ता था तो इनको बुला देता था, इनके पास संदेशा भिजवाता था कि आप जो है अपना मिलिट्री लेकर के मेरे पास पहुंच जाइए। तो आज हम लोगों को 2 डायनेस्टी के बारे में थोड़ा ध्यान देना है, राष्ट्रकूता के बारे में, और एक और है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कौन सा था, ठीक है। तो एज सामंत्स गेंड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंता, महामंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्किल और रीजन एंड सो ऑन। अब हुआ ये कि धीरे धीरे ये सामंत जो है
पावरफुल होने लगे, इनके पास और ज़्यादा शक्ति आ गया, ज़्यादा पावर आ गया, पैसा तो आ ही गया, धन तो आ ही गया, क्योंकि सारे टैक्स को ये खुद ही कलेक्ट करते थे। तो ये जो है अब राजा को टैक्स देना बंद कर दिया। जब राजा कमज़ोर होने लगा, यानी कि राजा का कोई वंशज आया जो कमज़ोर हो गया, तो ये लोग क्या करते थे, उसको टैक्स ही नहीं देते थे और खुद को जो है डिक्लेयर कर देते थे देमसेल्फ टू बी महासामंत। अपने आप को समंत से महासामंत, खुद के प्रमोशन खुद ही कर लेते थे। और महामंडलेश्वर ऐसा ऐसा नाम रखते थे। महामंडलेश्वर मतलब द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और ए रीजन, किसी गोले वाले क्षेत्र में या बड़े से क्षेत्र के लॉर्ड, एक तरह से मालिक, एंड सो ऑन, इस टाइप का टाइटल जो है ये रखते थे। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड। अब एक तरह से ये क्या थे, पहले राजा के अंडर में, इनका जो मालिक होता था उसके अंडर में रहते थे, लेकिन जब ये ज़्यादा पावरफुल हो गए, ज़्यादा पैसे वाले हो गए, तो ये अपने मालिक से भी बड़ा खुद को समझने लगे और खुद को अपने मालिक से आज़ाद कर लिए। वन सच इंस्टांस वॉज डैट ऑफ राष्ट्रकूताज इन डेक्कन। ऐसा ही एक जो उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, वो राष्ट्रकूता का है। अभी मैप में देखे राष्ट्रकूता, इनिशियली दे वेयर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। पहले ये क्या थे, चालुक्य, कर्नाटका के जो चालुक्य वंश था उसके ये लोग सबऑर्डिनेट थे, यानी कि एक तरह से सामंत थे। इन द मिड एट्थ सेंचुरी, यानी कि 8वीं शताब्दी के मध्य में, दांती दुर्ग और राष्ट्रकूत चीफ, राष्ट्रकूत जो है, जो राष्ट्रकूत सामंत थे, तो उनका एक तरह से चीफ था, जो मालिक था एक तरह से, उसने क्या किया, ओवरथ्रेव हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा। तो उसने जो है अपने मालिक के मतलब चंगुल से एक तरह से आज़ाद हो गया, खुद मालिक बन गया और उसने एक रिचुअल, एक यज्ञ करवाया जिसको हिरण्यगर्भा नाम से जाना जाता है। लिटरली द गोल्डन ओम, यानी कि सोने का एक तरह से समझ लो ओम। ओम मतलब ये काफ़ी बड़ा टर्म है, इसको बाद में समझाया जाएगा। हिरण्यगर्भा, गोल्डन ओम इसको बोला जाता है। वो एक यज्ञ करवाया, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स है, उतना जानने का ज़रूरत नहीं है आपको। तो जब ये रिचुअल परफॉर्म हुआ, जब ये रिचुअल को परफॉर्म किया गया विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों के हेल्प से, इट वॉज थॉट टू लीड टू रिवर्थ ऑफ द सेक्रीफाइसर एज अ क्षत्रिय। तो ऐसा माना गया कि इनका जो है राष्ट्रकूताज का, राष्ट्रकूत के जो राजा थे उस टाइम दांती दुर्ग का, उनका रिबर्थ हुआ है, यानी कि पुनर्जन्म हुआ है। द गोल्डन ओम इसलिए नाम दिया गया था कि इस एक तरह से, ओम क्या होता है, माता का जो यूट्रस होता है जिसमें बच्चा को रखती है तो जन्म लेता है जहाँ से बच्चा, तो वो ऐसे ही इसको एक तरह से बताया गया है हिरण्यगर्भा, यानी कि इस गोल्डन ओम से, सोने का जो ओम है, इससे इसका रिवर्थ होगा, पुनर्जन्म होगा और वो एक क्षत्रिय बनेगा। इस टाइप का बिलीफ, इस तरह का विश्वास जो है उसका था। एंड इवन ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, जन्म से वो क्या था, ब्राह्मण था, लेकिन बाद में जो है वो खुद से यज्ञ करवा के अपना पुनर्जन्म करवा करके और क्या बन गया, क्षत्रिय बन गया। इन अदर केसेस मेन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स। अब बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा गया है कि इंटरप्राइजिंग फैमिलीज, यानी कि एक अलग परिवार का फैमिली, एक अलग तरह से जो इंटरप्राइजिंग फैमिलीज थे, उनके वंशज, उनके पुरुष अपना मिलिट्री स्किल, अपने सैन्य क्षमता का उपयोग करके जो है अपना एक अलग साम्राज्य बना लिया। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, कदम्बा मयूर शर्मन जो थे या गुर्जर प्रतिहार के हरिचंद्र थे, ये लोग थे ब्राह्मण। किस टाइप के इंटरप्राइजिंग फैमिली से थे, तो ब्राह्मण से थे। तो इनका काम था पूजा पाठ वगैरह कराना, लोगों से क्या करना, दान दक्षिणा लेना। हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन, तो इन्होंने क्या किया, अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन, यानी कि जो इनका वंशागुनत, जो बाप दादा का जो काम चलता आ रहा था, उसको इन लोगों ने छोड़ दिया और इन्होंने हथियार उठा लिया, सक्सेसफुली इस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। और इन्होंने क्या किया, कर्नाटक में किसने, कदम्बा मयूर शर्मन ने, और गुर्जर प्रतिहार ने राजस्थान में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। थे तो ये लोग ब्राह्मण, ब्राह्मणों का काम था पूजा पाठ कराना। क्षत्रिय का काम क्या होता था, राजा को, राज्य का संचालन करना, यानी कि राजा अधिकतर क्षत्रिय हुआ करता था। इन्होंने क्या किया, अपना ब्राह्मण वाला काम छोड़ करके खुद को क्षत्रिय का काम अलॉट कर लिया। ये एक फिगर है, वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15 एलोरा शोइंग विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लायन। तो ये एलोरा के गुफा में जो है बहुत सारे, एलोरा में बहुत सारे गुफाएं हैं, ठीक है, एलोरा की गुफाएं बहुत बड़ी है। तो उसमें से केव नंबर 15 में एक फोटो जो बनाया गया है, जो मूर्ति टाइप का है, जिसमें विष्णु को नरसिंह दिखाया गया, मैन लायन, यानी कि लायन तो है, उसमें मैन भी है वो, ठीक है, यानी पुरुष लायन आप एक तरह से समझ सकते हो। तो इट इज़ द वर्क ऑफ द राष्ट्रकूता पीरियड। ये जो बनाया गया है, ये जो वॉल रिलीफ है, ये राष्ट्रकूता के पीरियड में ही बनाया गया है।
तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।